नमस्कार बच्चों, कल हमने साझेदारी का जो पहला चैप्टर है अपना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप ये पढ़ा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आता है, देखो, एक अपनी साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। अब साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप होता क्या है? साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड है वो क्या होता है? देखो, साझेदारी लिखित अथवा मौखिक दो प्रकार की होती है। यानी साझेदारी को आप लिखित में भी कर सकते हो या फिर मौखिक भी कर सकते हो। यदि साझेदारी लिखित में होती है, यदि साझेदारी लिखित में होती है तो जिस प्रपत्र में साझेदारी से संबंधित समस्त नियमों, बातों, शर्तों का उल्लेख होता है वह प्रपत्र साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख किसे कहेंगे? साझेदारी लिखित अथवा मौखिक दो प्रकार की होती है। यदि साझेदारी लिखित में होती है तो जिस प्रपत्र में साझेदारी से संबंधित समस्त नियमों, शर्तों और बातों का उल्लेख होता है उस प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहते हैं। अगर मान लो कि साझेदारी लिखित में है तो साझेदारों के मध्य भविष्य में विवाद होने का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन यदि साझेदारी मौखिक हो तो साझेदारों में भविष्य में विवाद होने का खतरा रहता है। या फिर ऐसे बोल दो कि अगर साझेदारी मौखिक है तो वहाँ पर हम ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर साझेदारी संलेख का अभाव है। यदि साझेदारी संलेख का अभाव हो तो साझेदारों में विवाद होएगा और विवाद होएगा तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे। इससे बचने के लिए साझेदारी जो अधिनियम बना हुआ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, उसके अंदर कुछ एक प्रावधान बना दिए कि यदि साझेदारी संलेख का अभाव हुआ तो सभी साझेदारों को वो प्रावधान मानने पड़ेंगे। और उन प्रावधानों को अपने कहते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। उनको बोलेंगे अपने साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। नंबर 1 पे होता है, यदि साझेदारी संलेख का अभाव हो तो साझेदारों के मध्य सबसे पहले जो विवाद होता है वो लाभ के बारे में होता है कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाए। अतः साझेदारी अधिनियम में लिख दिया गया कि लाभों को समान अनुपात में वितरित किया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो लाभों को प्रत्येक साझेदार वो समान अनुपात में बांटेगा, प्रत्येक को एक बराबर हिस्सा मिलेगा, किसी को न कम मिलेगा न ज़्यादा मिलेगा, लाभों को समान अनुपात में वितरित किया जाएगा। नंबर 2 पे है, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। नंबर 4 पे किसी भी साझेदार
को वेतन, कमीशन, बोनस अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को न कोई वेतन मिलेगा, न कोई कमीशन मिलेगा, न बोनस मिलेगा अथवा अन्य कोई भी पारिश्रमिक, चाहे हम किसी नाम से पुकारे, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा तो क्या, लाभ मिलेगा, और वो भी समान अनुपात में ही दिया जाएगा। नंबर 5, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, ऋण होता है वो पूंजी के अलावा होता है, पूंजी वो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए देता है, लेकिन जो ऋण देता है वो ब्याज प्राप्त करने के लिए देता है। जब एक साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उनके मध्य, फर्म और साझेदार के मध्य एक ऋणी और ऋण दाता का संबंध रह जाता है, न कि फर्म और साझेदार का। अतः उसे उस ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तो यदि साझेदारी सल्लेख का अभाव है तो ये जो 5 प्रावधान है ये सभी साझेदारों को मानने पड़ते हैं। पहला प्रावधान है सभी साझेदारों को लाभ समान अनुपात में दिया जाएगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी भी साझेदार ने यदि फर्म से कोई आहरण किया है तो उस आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, चाहे फर्म से उसने कितना ही आहरण किया हो। किसी भी साझेदार को, चाहे वो सक्रिय साझेदार हो या फिर निष्क्रिय साझेदार हो, कोई वेतन नहीं मिलेगा, न उसे कोई कमीशन मिलेगा, न उसे कोई बोनस मिलेगा और न ही अन्य कोई पारिश्रमिक दिया जाएगा। सिर्फ दिया जाएगा तो लाभ दिया जाएगा और वो भी सभी साझेदारों को समान अनुपात में वितरित किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, क्योंकि ऋण देते वक्त फर्म और साझेदार के मध्य जो संबंध रहता है वो ऋणी और ऋणदाता का होता है। एज ए ऋणदाता के रूप में उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। तो ये 5 नियम है जो साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होते हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में से। प्रत्येक फर्म अपने लाभों का अनुमान लगाने के लिए, लाभों का पता लगाने के लिए लाभ हानि खाता तैयार करती है, और लाभ हानि खाता तैयार करके वो शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करती है। लेकिन उस शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि को अकेला कोई साझेदार नहीं रख सकता, अतः उनका विभाजन करने के लिए साझेदारों को एक खाता और बनाना पड़ता है, जिसे लाभ हानि नियोजन खाता बोलते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? साझेदारों में लाभों का विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है।
ये आपसे कोई पूछे लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, तो आप इसका अर्थ बताओगे साझेदारों में लाभों का विभाजन करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। साझेदारों में लाभों का विभाजन करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अब ये लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनता है और किसकी सहायता से बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि की सहायता से तैयार किया जाता है। फर्म क्या करती है? पहले लाभ हानि खाता तैयार करती है और लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगी। अतः इस खाते में सबसे पहले जो आइटम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि लिखी जाती है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रारूप कैसा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रारूप सेम वही होएगा जो लाभ हानि खाते का होता है। इधर पहले पर्टिकुलर का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड हो गया और ये फिर क्या हो गया? क्रेडिट साइड हो गया। अब लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले वह प्रॉफिट या लॉस लिखा जाएगा जो हमने लाभ हानि खाते की सहायता से ज्ञात किया है। अगर मान लो हमने नेट प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट यदि कमाया होगा तो उसे हमने लाभ हानि खाते में किस साइड लिखा होगा? डेबिट साइड में लिखा होगा, क्योंकि अगर लाभ हानि खाते का क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो हमें शुद्ध लाभ होता है और उस शुद्ध लाभ को हम लिखते कहाँ पर है? उसे कैपिटल अकाउंट में भेजते थे पहले, क्योंकि व्यापार एकाकी था, लेकिन यहाँ पे साझेदारी फर्म है इसलिए उस लाभ को हम कैपिटल अकाउंट में न भेजकर पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हमने P&L अकाउंट बनाया तो P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट को हमने वहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि P&L की डेबिट साइड में हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखा होगा, क्योंकि वहाँ से हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। तो जब उस खाते के डेबिट में लिखा तो इसमें ट्रांसफ़र होएगा तो उल्टी साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और खाते का नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र एंट्री होती है। अगर P&L अकाउंट में हमने P&L अप्रोप्रिएशन लिखा तो P&L अप्रोप्रिएशन में बाय P&L लिखेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये है क्या अपना? नेट प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के वो जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ से ले आएंगे और उसकी जो राशि है वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। बाय चांस अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट न दे रखा हो, उसकी जगह नेट लॉस दे रखा हो, तो फिर आपको इसे डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस दे रखा हो तो इसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना होगा और लिखोगे क्या? टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा।
अब इस अकाउंट में और क्या आएगा, वो सारे आइटम आएंगे जो साझेदारों से रिलेटेड होते हैं, यानी या तो वो हम क्या करते हैं साझेदारों को देते हैं या फिर साझेदारों से वसूल करते हैं, या तो वो क्या करेंगे हम साझेदारों को देंगे या साझेदारों को से वसूल करेंगे। अब ऐसे कौन से आइटम होते हैं हम जो साझेदारों से वसूल करते हैं, तो साझेदारों से वसूल करने का सिर्फ एक ही आइटम या एक ही मद होती है और वो होता है आरण पर ब्याज। और आरण पर ब्याज है वो साझेदारों के लिए क्या है, हानि है क्योंकि उनसे वसूल किया जाता है, लेकिन आरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए है वो एक प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अतः आरण पर ब्याज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आहरण पर ब्याज लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है प्रॉफिट और साझेदारों के लिए हानि है, और हम खाते जो तैयार करते हैं वो फर्म के खाते तैयार करते हैं न कि साझेदारों के। अतः इसके क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इसके क्रेडिट साइड में लिख दिया गया, लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ये पता नहीं चला भी आहरण पर ब्याज हमें किस साझेदार से वसूल करना है। मान लो किसी फर्म में दो साझेदार है ए और बी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमें ए से लेना है या फिर बी से लेना है। तो एक बार हम मान लेते हैं कि दोनों ही साझेदारों ने आहरण किया हुआ है और उन दोनों से हमें ब्याज वसूल करना है, तो क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो दो साझेदार, एक ए हो गया एक बी हो गया, हमें ए से जो आहरण पर ब्याज वसूल करना है वो ए में लिखेंगे, बी से जो वसूल करना है वो बी में लिखेंगे, और उसका जो टोटल आएगा वो बाहर लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या चीज़ है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, अतः इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आने वाली ये प्रॉफिट के अलावा मात्र एक ही मद है जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है, इसके अलावा इसके क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके डेबिट साइड में क्या आएगा, फिर इसके डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें आएंगी, वो सारे आइटम आएंगे जो साझेदारों के लिए तो फायदा है लेकिन फर्म के लिए क्या है, हानि है या व्यय है। और व्यय सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और ये खाता हम किसका बना रहे हैं, फर्म का बना रहे हैं। अतः फर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्म को डेबिट साइड में लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन के, क्योंकि फर्म के लिए हानि या व्यय है। तो इसमें देखो साझेदारों को देने वाले आइटम कौन कौन से होते हैं जो एक फर्म दे सकती है और साझेदार वसूल कर सकता है। तो वो क्या होएगा, हो सकता है कि कोई सक्रिय साझेदार हो, फर्म उसे सैलरी दे रही हो, तो वो सैलरी उस पार्टनर के लिए तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लेकिन उस फर्म के लिए वो लॉस है क्योंकि हम खाते फर्म के तैयार कर रहे हैं, अतः लॉस को डेबिट में लिखेंगे। और लिखेंगे क्या, टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरी। यहाँ पार्टनर की जगह किसका नाम आएगा, यहाँ पर पार्टनर की जगह उस पार्टनर का नाम आएगा जिसको फर्म सैलरी दे रही है। मान लो ए भी दो है, ए को सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे 2A सैलरी आ जाएगा और इसकी अमाउंट है वो बाहर लिख देंगे। इसके अलावा मान लो किसी साझेदार को फर्म कमीशन दे रही है, कि भी किसी भी साझेदार को क्या कर रही है, फर्म कमीशन दे रही है। हो सकता है वो बिक्री के आधार पे हो, भी मान लो कोई साझेदार ऐसा है जो भी क्या कर रहा है, माल बेच रहा है और फर्म ने उसे कहा कि अगर आप इतने का माल बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, इतना % कमीशन मिलेगा। तो वो कमीशन भी क्या हो गया, फिर फर्म के लिए एक हानि होगी, और हानि को भी क्या करना है, डेबिट करना है। वो फर्म के लिए क्या होगी, एक हानि होगी और उसे आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो इसमें साथ में आप लिखोगे 2 पार्टनर्स कमीशन। 2 पार्टनर कमीशन का मतलब क्या हुआ, मान लो सी को कमीशन देना, बी को देना है, ए को देना है, सी को देना है, तो 2 पार्टनर कमीशन की जगह क्या लिखोगे, ए को देना है तो 2A's कमीशन, बी को देना है 2B's कमीशन और सी को देना है तो 2C's कमीशन।
इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम अपने, अन्य कोई जैसे बोनस दे दिया या अन्य कोई रेमुनरेशन दे दिया, मान लो उसे किसी से भी नाम से पुकारे और वो हमने क्या किया है, फर्म ने साझेदार को दिया है, अतः उसे भी इसमें क्या करेंगे, डेबिट टू पार्टनर्स रेमुनरेशन। टू पार्टनर रेमुनरेशन, और यहाँ पे उनकी बार की तरफ अमाउंट लिख देंगे। अन्य कोई चीज़ भी हो सकती है जैसे पार्टनर का बोनस, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इसके अंदर अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो इसमें आइटम लिखते हैं वो सारे वो लिखते हैं जो पार्टनर को देने हैं, लेकिन जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म और पार्टनर के बीच का जो संबंध होता है वो साझेदार और फर्म का नहीं रहता, वो किसका हो जाता है, एक ऋणी और ऋणदाता का। अतः वो एक अदर पर्सन माना जाएगा, और जब वो एक अदर पर्सन है उससे रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा होएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं बनाएंगे, उसे कहाँ पर दिखाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन से पहले आपको दोबारा P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के और से जो प्रॉफिट बचेगा आप आगे लाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखना है। अब इतना करने के बाद इसका जो डिफरेंस बचेगा वो ही आपका प्रॉफिट अथवा लॉस कहलाएगा। रियल लॉस या प्रॉफिट वो ही माना जाएगा जो इतना करने के बाद आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब है फर्म ने लाभ कमाया है, और डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि फर्म ने हानि उठाई है। मान लो हमने ये मान लेते हैं अधिकतर ही होगा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, अतः क्या माना जाएगा कि फर्म को लाभ हुआ है, और उस फर्म को जब लाभ होएगा तो उस लाभ को कोई अकेला साझेदार तो ले नहीं सकता, अतः उस लाभ को क्या करेंगे, सभी साझेदारों में वितरित कर देंगे। वो किस अनुपात में करेंगे, वो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा भी आपको लाभों को इस अनुपात में बांटना है। मान लो बाई चांस क्वेश्चन में आपको अनुपात नहीं दिया हुआ तो आप लाभों का विभाजन बराबर बराबर करना है। ये मानेंगे कि लाभों के बारे में जो साझेदारी संलेख है वो मौन है। मौन होने का मतलब साझेदारी संलेख में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि आपको लाभों को किस अनुपात में बांटना है। अतः लाभों का विभाजन आपको समान अनुपात में करना पड़ेगा जब क्वेश्चन के अंदर कोई अनुपात न दिया हो। यदि क्वेश्चन के अंदर अनुपात दिया है, लाभों को उसी अनुपात में बांटो, अगर नहीं दिया तो फिर बराबर बांटना है। आइए मान लेते हैं कि क्रेडिट साइड है वो इसका क्या है, ज़्यादा है, तो पहले क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे अपने। क्रेडिट साइड का टोटल लगाने के बाद उसमें से डेबिट साइड में जो आइटम है उनको घटा देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद जो शेष बचेगा वो उस फर्म का लाभ माना जाएगा, और उस लाभ को सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में वितरित कर देंगे। जितना टोटल यहाँ पे आएगा वही आपको यहाँ पे टोटल लिखना है, और इनका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट माना जाएगा जिसे पार्टनर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उस लाभों को आपको ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है, साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करोगे। ये कई बार ऐसा होता है कि पूंजी स्थिर होती है तो आपको पार्टनर करंट में भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो आपको बाद में बताएंगे। पहले ये मान लेते हैं कि पूंजी है वो परिवर्तनशील है, और जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो वहाँ पर पार्टनर करंट अकाउंट बनता ही नहीं है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और जब ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पे लिखोगे क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ए और बी, उसको क्या करेंगे, अपने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितने अमाउंट ए की आएगी उसे ए को देंगे, बी की आएगी उसे बी को दे देंगे, और इसका जो टोटल है वो बार की तरफ लिखा जाएगा, ये इसका टोटल आएगा। इस तरह से अपना लाभ हानि नियोजन खाता है वो तैयार हो जाएगा। दोबारा देखो एक बार फिर, सबसे पहले देखो लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है।
तो इसका आंसर ये होगा, साझेदारों में लाभों का विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। या फिर ऐसे पूछ ले, लाभ हानि नियोजन खाता कहते किसे हैं, लाभ हानि नियोजन खाता कहते किसे हैं, तो फिर आप ऐसे बताओगे, साझेदारों में लाभों का विभाजन करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। इस लाभ हानि नियोजन खाते को कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखोगे, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। फिर हमने कितना लाभ कमाया इस साल में वो आपको दिया होगा। तो अगर प्रॉफिट दे रखा है तो इसकी क्रेडिट साइड में लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे दिखा दो कि नेट प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो डेबिट में लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे डेबिट में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी क्रेडिट साइड में आने वाला सिर्फ एक ही आइटम होता है, और वो आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यानी साझेदारों ने जो फर्म से आहरण किया है उस आहरण पर फर्म क्या करती है, ब्याज वसूल करती है। वो फर्म के लिए फ़ायदा है, इसलिए उसे इसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। अब कितना ब्याज है, वो ब्याज आपको रेट दी होगी, आहरण दिया होगा, उसका ब्याज निकाल कर इस साइड आप लिख दोगे। ठीक है, इसका टोटल जो आएगा वो आप इस साइड लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो इस पूरे का क्या करेंगे, अपने इस पूरे का टोटल लगाएंगे, इस पूरे का टोटल लगा के बाहर लिख देंगे। इसके डेबिट साइड में वो सारे आइटम आएंगे जो आइटम हम साझेदारों को देते हैं, अर्थात फर्म के लिए वो क्या है, हानि है, और साझेदारों के लिए प्रॉफिट है। लेकिन हमें खाता तो फर्म का बनाना है, इसलिए हमें देखना है कि फर्म के लिए लॉस क्या है। ये सारे आइटम है वो फर्म के लिए लॉस है, हम साझेदारों को देते हैं वो, इसलिए इसे डेबिट में लिखा जाएगा। अगर मान लो किसी पार्टनर को लाभ के साथ साथ सैलरी भी दी जाती है, मान लो वो एक सक्रिय साझेदार है तो उसे पार्टनर सैलरी भी दी जाएगी। मान लो एक कोई पार्टनर है जिसे सैलरी देनी है तो टू पार्टनर सैलरी की जगह क्या लिखोगे, टू ए सैलरी, और उसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है, मान लो बी को कमीशन मिल रहा है तो टू बीज कमीशन। इसके अलावा मान लो ए या बी को कोई अन्य रेमुनेशन जैसे कोई बोनस मिल रहा है वो भी इसमें लिखेंगे, क्योंकि वो भी फर्म के लिए लॉस होएगा। इतना करने के बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई तो ये मान लेना कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लॉस है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट, और डेबिट साइड है तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसे क्या माना जाएगा कि नेट प्रॉफिट हुआ है, इसे पार्टनर में उनके दिए हुए अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर अनुपात नहीं दिया हुआ तो लाभों का विभाजन समान अनुपात में ही किया जाएगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उसे नेट लॉस माना जाएगा, और उसे क्या करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा मान के और उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारा लाभ हानि नियोजन खाता है वो तैयार हो जाएगा।